वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 21 जून 2026 है और आज हम 21 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि लोगों को योग के जो शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक जो लाभ हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो यूएनजीए है उसने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था और जो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 2026 में अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है वो कौन सा योग दिवस है? वो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो योग की उत्पत्ति जो है प्राचीन भारत में भी मानी जाती है। और 21 जून जो है वर्ष का जो है सबसे लंबा दिन समर सोलिस्टिस माना जाता है। और वर्ष 2026 में जो अभी जो मनाया गया है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, उसकी जो थीम थी वो थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र में जो है योग दिवस के प्रस्ताव को 177 देशों ने 177 देशों ने इस जो प्रस्ताव है जो पेश किया था उसका समर्थन किया था। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 जून। तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है शरणार्थियों के साहस, संघर्ष और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह दिन उन लाखों लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या संघर्ष के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। तो अगर हम सीधी बात करें, रिफ्यूजी किसे कहेंगे, शरणार्थी किसे कहेंगे? तो शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो उत्पीड़न या युद्ध या किसी हिंसा के कारण अपने देश से पलायन करने पर मजबूर हो जाता है। इस दिवस का जो नेतृत्व है वो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त करता है, UNHCR। और UNHCR की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और विश्व शरणार्थी दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 2001 में। और यह दिवस जो है 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन की 50वीं जो वर्षगांठ थी उसके उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, जो कि 2001 में पहली बार मनाया गया था, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो याद रखना, विश्व शरणार्थी डे या फिर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भारत मंडपम नई दिल्ली, ऑप्शन बी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रगति मैदान नई दिल्ली, ऑप्शन डी विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली। तो भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन जो है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन जो है जो कंस्ट्रक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़े जो हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है कि आधुनिक निर्माण तकनीकों, नवचारों और सतत विकास को बढ़ावा देना है। और यह जो कार्यक्रम है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करता है। यशोभूमि जो है भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्रों में से एक है। यह जो है द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। और यशोभूमि का उद्घाटन कब किया गया? यशोभूमि का उद्घाटन किया गया था 2023 में। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन हो या फिर कोई प्रदर्शनी हो उसके लिए इसको बनाया गया था। तो याद रखना, भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के पहले ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन
का उद्घाटन किस क्षेत्र में किया गया? ऑप्शन ए करोल बाग, ऑप्शन बी चांदनी चौक, ऑप्शन सी सब्जी मंडी, ऑप्शन डी द्वारका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सब्जी मंडी। तो 19 जून 2026 को दिल्ली के पहले ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का उद्घाटन सब्जी मंडी क्षेत्र में किया गया। इस पुलिस स्टेशन में महिलाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई और सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, शिकायत निवारण और पुलिस तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना होगा। जो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन होता है उसके अंदर मुख्य रूप से महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात रहते हैं। और जो भारत का जो पहला महिला पुलिस थाना जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था कोझिकोड में, जो कि केरल के अंदर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष महिला हेल्प डेस्क भी संचालित की जाती हैं। तो याद रखना ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, जो कि दिल्ली का जो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन वो कहाँ, उसका कहाँ उद्घाटन किया गया है? सब्जी मंडी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्य स्तर कमर्शियल स्केल की कोल टू अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। तो भारत की जो पहली कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है वो ओडिशा में स्थापित की जा रही है। ओडिशा में भी कहाँ? लखनपुर में। तो इसका बजट कितना होगा? 25,016 करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट का जो है वो बजट है। इस परियोजना का उद्देश्य जो आधारशिला है वो किसके द्वारा रखी जाएगी? वो रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। परियोजना का उद्देश्य क्या है कि कोयले से अमोनिया नाइट्रेट का उत्पादन कर आयात पर निर्भरता, जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, उसके ऊपर जो हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना। इससे जो ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अमोनियम नाइट्रेट का जो उपयोग है मुख्य रूप से उर्वरक और खनन उद्योग में किया जाता है। उड़ीसा जो है भारत के प्रमुख खनिज जो समृद्ध राज्य हैं उनमें से एक है। उड़ीसा जो है लो अयस्क जो आयरन ओर है उसमें बॉक्साइट है, और जो कोयला भंडार उसके लिए प्रसिद्ध है। और जहाँ आप उड़ीसा क्या अगर जिक्र कर रहे हैं तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो याद रखना कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन ए अजय सेठ, ऑप्शन बी विवेक जोशी, ऑप्शन सी विवेक अग्रवाल, ऑप्शन डी TV सोमनाथन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विवेक अग्रवाल। तो विवेक अग्रवाल जो है FATF के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। FATF जो है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और अन्य जो वित्तीय अपराधों के विरुद्ध जो है कार्य करने वाली वैश्विक संस्था है। यह नियुक्ति जो है वैश्विक वित्तीय अपराधों से निपटने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। विवेक अग्रवाल जो है वित्तीय और नियामकीय मामलों के में व्यापक अनुभव रखते हैं। FATF का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में 1989 में G7 देशों की पहल के ऊपर इसको किया गया था। FATF का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस में स्थित है। FATF जो देशों की जो ग्रे लिस्ट और जो ब्लैक लिस्ट जारी होती है उनके लिए प्रसिद्ध, मतलब FATF जो है जो देशों की जो ग्रे लिस्ट और जो ब्लैक लिस्ट होती है वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है FATF। तो भारत जो है 2010 से FATF का जो है जो पूर्ण सदस्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन बने? ऑप्शन ए वेंकट रमन रामकृष्ण, ऑप्शन बी CNR राव, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र के जैन, ऑप्शन डी अशोक सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र के जैन। तो ज्ञानेंद्र के जैन जो है भौतिकी के क्षेत्र में वोल्फ प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बने, पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बने। उन्हें जो कंपोसाइट जो फेरमेंट्स की खोज के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी खोज ने क्वांटम फिजिक्स और विशेष रूप से फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट की समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। वोल्फ प्राइज जो है विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिना जाता है। वोल्फ प्राइज इजराइल स्थित वोल्फ फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1978 में की गई थी। वोल्फ प्राइज को अक्सर नोबेल पुरस्कार का अग्रदूत प्रिकर्सर ऑफ टू नोबेल प्राइज कहा जाता है। कंपोसाइट फेरमेनस की अवधारणा ने फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट को समझाने
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो जैनेन्द्र के जैन जो है वर्तमान में पेनिसिलियन जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनसे जुड़े हुए हैं। तो वोल्फ प्राइज जीतने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? जैनेन्द्र के जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH27, ऑप्शन सी NH48, ऑप्शन डी NH62। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी NH48। तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान का जो पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो जो टोलिंग सिस्टम शुरू किया है, यह जो सिस्टम है यह दौलतपुर स्थित जो NH48 जो टोल प्लाजा है वहाँ पे शुरू की है। इसके तहत जो है वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जो यात्रा समय कम होगा, ईंधन की बचत होगी और यातायात जाम में कमी आएगी। टोल संग्रह स्वचालित तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। NHI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर। फास्टैग जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली का प्रमुख माध्यम है। MLFF प्रणाली में कैमरे और सेंसर वाहनों की पहचान कर स्वचालित टोल कटौती करते हैं। NH48 जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में H561 जो भारत का पहली स्वदेशी होवरक्राफ्ट है किस बल द्वारा शामिल किया गया, इंडक्ट किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय तट रक्षक बल, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय तट रक्षक बल। तो भारतीय तट रक्षक बल ने जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट H561 को शामिल किया है। यह तटीय निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया, खोज एवं बचाव SCR तथा समुद्री सुरक्षा अभियानों को मजबूत करेगा। होवरक्राफ्ट भूमि जल दलदली क्षेत्रों में भी संचालित हो सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को 1997 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आदर्श जो वयम रक्षाम वी प्रोटेक्ट इसका जो मोटो है। भारतीय तटरक्षक बल जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह बल जो है भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा, तस्करी रोकने, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होवरक्राफ्ट होता है क्या? होवरक्राफ्ट एक ऐसा वाहन होता है जो हवा के कुशन पर चलता है। इसकी खासियत क्या है? ये पानी पर चल सकता है, जमीन पर चल सकता है, दलदली क्षेत्र, रेत और कीचड़ में भी चल सकता है और ये बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPS विकसित करने का निर्णय किस स्थान पर लिया है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी पाडूर, ऑप्शन सी मंगलुरु, ऑप्शन डी चंडीखोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगलुरु। तो भारत सरकार ने मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है वहाँ जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR विकसित करेगी। इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। SPR में कच्चे तेल का भंडारण किया जाता है ताकि वैश्विक आपूर्ति बाधित होने पर देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारत में जो मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पांडुर में स्थित है। ISPRL की स्थापना जो है वर्ष 2004 में की गई थी। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का उपयोग युद्ध, प्राकृतिक आपदा या वैश्विक आपूर्ति संकट जैसी स्थितियों में किया जाता है। यहाँ कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो याद रखना, भारत अपना जो नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो कहाँ विकसित करेगा? बेंगलुरु में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके टाइमली। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।